सो गाइस ये वीडियो लेक्चर ना सबसे स्पेशल और सबसे अलग होने वाला है, इसीलिए इस पे टारगेट लाइक 10 के 10,000 का करता हूं। अगर आपने इस पे 10,000 पूरे कर दिए तो ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर के पूरे पूरे लेक्चर आपको बना के दे दूंगा, ट्रिक्स एंड कैसे याद करते ये चीजें। भाई देखो ये मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, ये टाइम है कि कैसे आपको याद करना है, लर्न करना है, समझना कैसे, वो टाइम चल रहा है, फटाफट फटाफट करके कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 10 के टारगेट। और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लो। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के सरकमफेरेंस में गोल 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 चक्कर काट रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। मान लो ये हमारा सर्कल है और ये पार्टिकल इसके सरकमफेरेंस पे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा होता है कि जो फोर्स, बस इसके लिए ये याद रखो, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे गोल गोल चक्कर काट रहा है और उस पर लगने वाला फोर्स कहां है? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सिकिंग फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सिकिंग फोर्स। तो ये याद रखना, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आगे चलते हैं, कैपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बस मेरे दोस्त इतना याद रखना है मेरे दोस्त। SOF sweeps equal sorry sun at one of the foci, sun at one of the foci, sun at one of the foci। अब ये कहानी क्या है, कहानी सुन लो। कैपलर बाबा ने ये बताया था कि जो हमारा प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कौन से ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट घूमता है। और इलिप्स के पास हमेशा दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। और उन दो फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारे ये सूरज दादा क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। या तो इस फोकस पे रहेंगे या तो इस फोकस पे, मतलब किसी दो फोकस में से एक फोकस पे सिचुएटेड रहेंगे। ऐसी कहानी किसने कही थी? केपलर बाबा ने ऐसा बताया था। तो केपलर बाबा के इसी बात को बोल दिया गया केपलर फर्स्ट लॉ। सर पर सर याद करना है, सर हमें समझना नहीं है, तो चलो ठीक है समझा, बताता हूं। याद नहीं कर, याद करना है ना, समझना नहीं है, समझ याद भी करवा देता हूं। द ऑर्बिट, मेरे साथ बताना, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होता है? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। दोनों में से किसी एक फोकस पे पड़ा रहता है। सन एट वन ऑफ द फोकाई, SOF याद रखना, सन एट वन ऑफ द फोकाई। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। चलो दूसरा, कैपलर सेकंड लॉ। ये सीट्स याद रखो, ये सीट याद रखने का। सीट क्या सर अपना वाला सीट बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, सबको सीट की जरूरत होती है, पर ये सीट याद रखना। सीट मतलब स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक घंटे में कोई भी प्लैनेट 1 किलोमीटर जगह कवर कर रहा है, जैसे एग्जांपल, हाँ, 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो दूसरे घंटे में भी 1 ही किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे घंटे में भी 1 ही किलोमीटर कवर करेगा। तो भाई यही तो है, शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम लाइन कहां से कहां ज्वाइन करेंगे? सिंपल से बात, दो ही की तो बात कर रहे हैं, प्लैनेट और सन की। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ में मेरे दोस्त बस इतना याद रखना, T² R³ ये हमारा पीरियड, ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा मीन डिस्टेंस। ये हमारा क्या? मीन डिस्टेंस किसके बीच का? प्लैनेट और सन के बीच का। और ये 3 मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। और ये दोनों ऊपर ही ऊपर है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे अब याद रखना है? स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ये हमारा क्या? आर मतलब मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर आपको डिटेल में देखना, वीडियो पूरा बनाया, पर भाई डिटेल मेरा वीडियो है, जाके देखोगे तो मेरे को व्यू मिलेगा, पर डिटेल में नहीं देखना अभी चाहिए। अभी जितना शॉर्ट में ट्रिक में देखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा और जल्दी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर ये देखो, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर मैं इसको और एक्सपांड करूं तो कैसे होगा? जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। और यहाँ ये जी दे दिया, इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, दो चीजें लगी, इक्वल और कांस्टेंट। तो के लग गया कांस्टेंट, R³। अब क्या करो, ये R³ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये हो गया हमारा रिलेशन। ये देखो बाबा, यही है, यही है। चलो चलो आगे 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 आगे। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके लिए मेरे दोस्त ये याद रखो,
पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का मास m1 लिया, दूसरे वाले का मास m2 लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस d लिया, बहुत सारी जगह r भी लिखा रहता है तो d भी लिख सकते हो r भी लिख सकते हो, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। जो चीजें ऊपर ऊपर रहती है उसको बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर और नीचे रहती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे याद रख सकते हो। वैसे डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या होता है ये तो मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया, पर यहां समझने का टाइम नहीं, फटाफट याद करने का टाइम है। तो कैसे, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बोला क्या जो ऊपर ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है मतलब प्रोडक्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस, सॉरी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट बिटवीन देम, ओके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा, देखो एक बार ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्लैनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करो, हो गया भाई, हो गया, खत्म हो गया। अब मैं प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाता हूं, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट, तो इक्वल लग गया और कांस्टेंट, ग्रेविटी की बात करो इसलिए यहां जी लगेगा, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब मेरे दोस्त मुझे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चाहिए ना, तो यहाँ जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी। अब देखो एफ का यूनिट होता है न्यूटन, डी होता है हमारा मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है ना मीटर स्क्वायर, और केजी क्या जाएगा केजी स्क्वायर। पर मुझे आप सभी से कमेंट में चाहिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। वैसे तो मैंने इंडिकेशन दे दिया मेरे दोस्त, पर फटाफट कमेंट में मुझे बताओगे कि पूरा एक्चुअल है क्या। तो चलो आगे आगे, मास मास मास, वो वाला मास नहीं जो ऐसे ऐसे पैर से ऐसे ऐसे करता है, वो वाला मास देखा है ओमकार, क्या होता है, मास द मैन होता है, मास द मैन क्या था वो। तो मास, अब मास ये है कि मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मास बोलते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और इसका यूनिट क्या होता है, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। देखो ये रेड वाला जो कलर दिखाई दे रहा है ना, बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। दूसरा, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बोलूं ओमकार सर 80 केजी क्या है, तो आप क्या मुझसे ये पूछोगे सर ओमकार सर 80 केजी क्या राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है कि अपर साइड है लोअर साइड, ऐसा पूछोगे क्या? नहीं ना भाई, क्योंकि बस मैंने 80 केजी बोल दिया ना, नंबर, जो चीज बस नंबर से डिफाइन हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर। और जिस चीज में नंबर और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब इट इज डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। तो मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा हो गया स्केलर क्वांटिटी। तीसरा मैंने बोला ना, ये देखो ये मास वाला मैटर ना, मुर्गा लेने जाते हो तो ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज वैल्यू सेम इज एवरीवेयर, हर जगह उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, इवन हम प्लैनेट भी चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। और लास्ट वाला, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। मेरे दोस्त बस इतना पॉइंट रहेगा, अमाउंट ऑफ मैटर स्केलर क्वांटिटी सेम, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, जब हम प्लैनेट को चेंज करेंगे तो भी नहीं, और हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे इनर्शिया बढ़ेगा। और इनर्शिया क्या होता है 11th में आओ सब समझाता हूँ, वैसे मैंने डिटेल में बताया है। अब वेट W इक्वल टू, अरे बहुत लोग ना ओमकार सर इसके अंदर बहुत टेंशन लेते हैं, और टेंशन लेते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे, तो बताता हूँ ना, सुनो मेरी बात। weight is defined as it is a product of mass and acceleration due to gravity। जब हम मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू को हमको होता है वेट। वेट एक तरह का फोर्स होता है। वैसे आपको छोटे स्कूल में लोअर क्लास में बहुत गलत पढ़ाया गया था, बट इसको चलो हम 11th में डिटेल में समझेंगे, पर अभी भाई समझने समझाने का टाइम नहीं है, अभी बस कैसे दिमाग को फिट करो। तो वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। अब देखो, अब मैंने बोला वेट एक तरह का फोर्स है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और द वैल्यू ऑफ जी, भाई सिंपल सी बात है ना, ये हर जगह चेंज होता रहता है। ये सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, पर ये हर जगह चेंज रहेगा। और अगर ये हर जगह चेंज होता है, अगर मान लो कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, तो सिंपल सी बात है वेट भी हर जगह क्या होता है? टोटल, क्योंकि दोनों ये जो मिलता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो ये सेम है पर ये चेंज हो रहा है ना, इसीलिए ये भी द वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा? जी इज नॉट सेम,
हर जगह सेम नहीं रहेगा, इवन हम प्लैनेट को भी चेंज करेंगे तो भी सेम। तो आप कहीं भी लेके जाओ वेट की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो ये हम इतना पॉइंट हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले इसका छोटा सा डेरिवेशन है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल लीनियर मतलब हम जब स्ट्रेट मोशन परफॉर्म करते हैं तो उसके एम F इक्वल टू एम ए होता है। बट अगर कोई भी अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे नीचे आ रहा है, मान लो ओमकार सर को मैं यहाँ से फेंक दूं, ओमकार सर नीचे अगर जा रहे हैं, किसके कारण जा रहे हैं? मेरे कारण नहीं जा रहे सर, आपने फेंका सर, मेरे कारण थोड़ी जा रहे हैं यार, वो ग्रेविटी के कारण जा रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट केस यही ठोकूंगा, मेरे कारण थोड़ी है, ग्रेविटी ने उनको बुलाया था। तो ग्रेविटी के कारण अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ ए रिप्लेस होके क्या हो जाता है, जी हो जाता है, जब कोई चीज ग्रेविटी के कारण होता है। अब दूसरा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन हमारा आर स्क्वायर। ओके, F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी सेम हो जाएगा। अगर ये वाला फोर्स है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी सेम हो जाएगी। एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम एम क्या हो गया, कैंसल, और जो वैल्यू आ गई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे दोस्त यही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसी जी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है तो वहां हम छोटा वाला आर लेते हैं, आर स्क्वायर, ये छोटा वाला आर स्क्वायर लेते हैं। और छोटे वाले आर स्क्वायर को हम दो तरह से, एक रेडियस ऑफ अर्थ और दूसरा एच, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ गोला है, इसका रेडियस आर, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, तो इसके डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, एच। या तो आर प्लस एच लिखो, अगर अर्थ पे तो ओनली आर ही लिखते हैं, पर अगर दूर है तो आर प्लस एच लिखो, या तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर। ओके, समझ में, या तो आर लिखो या तो आर प्लस एच भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये ऐसे बता दिया, न्यूमेरिकल में काम आएगा, मेन तो यही है। चलो आगे। अब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, हर जगह जी चेंज होता रहता है। बुक में इतनी बड़ी कहानी लिखी है ना, इतनी बड़ी कहानी लिखी कि आपको क्या बताओ, पर मैं सिंपल कहानी में बता देता हूँ, कहानी का स्टोरी पूरा बता देता हूँ। पहला, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर 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 कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही चल रहा है, अर्थ के सरफेस पे ही चल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, तो पहला रिलेशन होगा जो वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर पे, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा, कम रहेगा, किसके कंपैरिजन में, पोल्स के कंपैरिजन में। और वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा कम कहां रहता है, सबसे मिनिमम होता है हमारे पोल पे, सबसे मिनिमम कहां रहता है, पोल पे। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है, वो होता है हमारे पोल्स पे। ओके, सबसे कम होता है इक्वेटर पे, सॉरी अगर मेरे मुंह से गलती से निकला होगा, सबसे कम वैल्यू ऑफ जी सबसे कम होता है इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे। इसका रीजन क्या है, चलो थोड़ा बताता हूँ, वैसे बताने का मन नहीं था पर चलो बता ही देता हूँ। देखो ये दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा रहता है, ये हमारा समझ लो एक डिस्टेंस है, जहां डिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां जी क्या रहेगा, कम रहेगा। जहां डिस्टेंस, तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा रहता है इसलिए वैल्यू ऑफ जी क्या रहता है, कम रहता है। अब पोल्स पे देखो डिस्टेंस कम होता है, पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे डिस्टेंस कम रहता है इसलिए वैल्यू ऑफ जी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, हो गया ये। वैसे तो बस आपको इतना ही लिखना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू पोल्स। अब चेंज विद द हाइट, अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, अर्थ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, अर्थ से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए नहीं, जाके वापस आएंगे। ओके, तो अगर जब हम ऊपर जाएंगे मतलब हाइट इंक्रीज होती, जब भी हाइट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ एरो ऊपर दिया हुआ, जब ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। और दूसरा, चेंज विद द डेप्थ, या तो हम ऊपर जाए या तो नीचे जाए, या तो अर्थ को छोड़ के ऊपर भी जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी कम होगा, और नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। इसलिए बीच में रहो, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो भी मत, ज्यादा नीचे भी मत जाओ, बीच में रहोगे तो बैलेंस रहोगे। तो कहने का मतलब ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, दोनों टाइम वैल्यू ऑफ जी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, लास्ट वाले के बारे में। देखो फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूले को लेके, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हम डेप्थ में जाते हैं, जब कहाँ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, मान लो मैं यहाँ पहुंच गया, अंदर अंदर जा रहा था, यहाँ पहुंच गया, अब अंदर जा रहा हूं, तो अब अर्थ के सेंटर से अब अर्थ बस इतना ही बड़ा है, मतलब कहने का मतलब यहां मैं आया तो अब अर्थ का मास कम हो गया है, इतना ही मास बचा हुआ है, और साथ में अर्थ का रेडियस भी कम हो गया, मतलब मास भी कम हो गया, रेडियस। अब दोनों सी वैल्यू अगर कम हो गई तो मैथ हमें बोलता है कि ऊपर और नीचे दोनों की अगर वैल्यू कम हो गई तो वैल्यू ऑफ जी जो हमें निकालना है वो भी क्या हो जाए, कम हो गया। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो एम भी कम हो जाता है, आर भी कम हो जाता है, रिजल्ट
जो जी निकलेगा, मैथ का कैलकुलेशन ऊपर और नीचे वाला दोनों वैल्यू अगर कम हो गया तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां मैंने एरो दिया है, ऊपर जाओ या हाइट पे जाओ या डेप्थ में जाओ, दोनों के टाइम वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब चलो आगे 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 आगे। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मतलब सिंपल सी बात है यार, मिनिमम वेलोसिटी। सैटेलाइट को ऐसी मिनिमम वेलोसिटी दो जिसके कारण क्या हो, सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। ऐसी वेलोसिटी जिसके कारण सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर निकल जाए। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए भी सैटेलाइट को वेलोसिटी चाहिए रहती है, और वो वेलोसिटी मेरे लिए क्या, एस्केप वेलोसिटी। अब आते हैं लास्ट हमारा फ्री फॉल। क्या फ्री फॉल, फ्री फॉल के लिए बस इतना याद रखो, पहला कंडीशन है फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, मतलब ग्रेविटी के अंदर होना चाहिए, ग्रेविटी में ही फ्री फॉल हो सकता है। देन इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल के टाइम इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, जीरो। देखो मैं अभी पकड़ के रखा हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो दूसरा कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। देन इसका तीसरा कंडीशन, अब मान लो अगर मैं यहां इस पेन को ड्रॉप करता हूं तो बीच में एयर वेयर पार्टिकल, एयर के कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन के कारण इसका मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो ये तो थोड़ा मजबूत है, अगर मैं चीटी छोड़ दूं, यहां से अपने फ्लोर पे जाके चीटी छोड़ दूं तो इसके स्पीड को कम करेगा ना, कौन कम कर रहा है उसके स्पीड को, उसके स्पीड को कम करेगा हमारा फ्रिक्शनल एयर वाला फोर्स, एयर क्या करेगा, कम करेगा। तो वो ट्रू फ्री फॉल नहीं है। ट्रू फ्री फॉल कहां हो सकता है, इसीलिए ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल इन ओनली वैक्यूम। तो पहला याद हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए ट्रू फ्री फॉल कहां पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। भाई अब ये एक लास्ट बता देता हूं, ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी है पर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं इसलिए हम जीटी लेंगे। ओके, दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस, एक मिनट, ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, तीसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी। ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर समझ में, हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखो इसमें सब में ये इनिशियल वेलोसिटी सब में जीरो हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आंसर पहले वाला बचेगा v इक्वल टू जी टी, क्योंकि ये फ्री फॉल के लिए कंडीशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, 2gs 2as होता है पर यहाँ gs मैंने क्यों लिया मैंने बताया, तो इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर होता है पर जी टी स्क्वायर मैंने लिखा क्योंकि ए नहीं होगा अब जी होगा, तो इसका भी यू जीरो मतलब ये पूरा जीरो, तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हर जगह इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इक्वेशन पढ़ा था न्यूटन का, हर जगह यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फाइनल कंडीशन ये बचेगा। तो ये इतना जरूरी नहीं है पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो यहाँ भाई पूरा चैप्टर आपका क्या होता है, खत्म होता है। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।